रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और आज का क्वेश्चन पेपर देख कर तो जाओ, यकीन मानो बोर्ड एग्जाम में आपका 99 नंबर भी आएगा, नंबर भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। अगर आप भी देने जा रहे हैं इस साल का बोर्ड एग्जाम और आपको हो रही है घबराहट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन पेपर इजी होगा या टफ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है मेरे भाई। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके बोर्ड एग्जाम के एक वायरल क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। इससे अगर आपका गोल 90 नंबर है तो आपको 97, 99 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोच रहे हैं कि 80 नंबर लाने को, तो आपको 95 नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस महा इंपोर्टेंट कार्य की। तो यह क्वेश्चन पेपर हमारे क्लास 12 के सामान्य हिंदी सब्जेक्ट का है, जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलने वाला है। और आपको पता ही कि इसका जो पूर्णांक होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, तो ये सब बातों पर ध्यान न देते हुए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पेपर का हम पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको खंड का में आपको यहाँ पर 10 एमसीक्यू दिए जाएंगे। 10 एमसीक्यू गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाएंगे, जो एक एक नंबर के होंगे, यानी यहाँ से आपके 10 अंक पक्के होने वाले हैं। उसके बाद में आपको गद्यांश पद्यांश ये सारी चीजें दिए जाएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने 10 एमसीक्यू गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से। यहाँ पर आपको 5 एमसीक्यू गद्य साहित्य के इतिहास से दिया जाएगा और 5 एमसीक्यू आपको पद्य साहित्य के इतिहास से दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं गद्य साहित्य के इतिहास वाले एमसीक्यू, उसके बाद हम देखेंगे पद्य साहित्य के इतिहास वाले एमसीक्यू। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद या मोहन राकेश या राय कृष्णदास। तो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। और जो निबंध है ये भाषा की शक्ति निबंध संग्रह से लिया गया है और इसे डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में आपका जो सेकंड आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का सबसे वायरल प्रश्न कि लल्लू लाल की रचना क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 7 में से अगर 4 सेट में छप करना है तो कहना लल्लू लाल की रचना क्या है। सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी, इनमें से कौन सा होगा? तो आपको पता है कि जो रानी केतकी की कहानी उनसे इंशाअल्लाह खा की, तो ये तो नहीं होगा। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का है और ये पहला मौलिक उपन्यास है, ये भी नहीं होगा। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इसका प्रेम सागर सही आंसर हो जाएगा। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आ जाता है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बताइए। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद की अमरकांत या यशपाल, कौन है पर्दा कहानी के लेखक? तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यशपाल हो जाएगा। यशपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। उसके बाद आता है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो विधा याद रखिएगा कि विधा ये जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की ये जीवनी है। उसके बाद आ जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी बताइए, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा और आत्मकथा को टिक कर देते हैं, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है यह उपन्यास है। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान में रखिएगा। और फिर पूछा गया है कि कामायनी किस युग की रचना है। यह आ जाता है यहाँ से पद्य साहित्य के इतिहास का एमसीक्यू। अब पूछा गया है कि कामायनी किस युग की रचना है, किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, छायावादी, भारतेंदु या प्रगतिवादी युग की। तो आपको पता है कि कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के। तो कौन से युग की रचना हो जाएगी? छायावादी युग की। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या रामधारी सिंह दिनकर, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि जो तुलसीदास, नंददास हैं ये सब आदिकाल के हैं। तो इसका रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एक और महा इंपोर्टेंट प्रश्न कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, इस तरह आपको देखने को मिलते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज के क्लास में हम इसका भी आपको फुल कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो था
जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था, 1943 में, और इसके 8 साल बाद 1951 में हुआ था द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। फिर उसके 8 साल बाद 1959 में हुआ था तृतीय तार सप्तक का। तो इस तरह 8 साल जोड़कर हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा तार सप्तक आया तो 8 साल जोड़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। और फिर दिया गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको पता और साकेत, ये भी द्विवेदी युग की रचना है क्योंकि ये भी मथुसूदन गुप्त की है, तो ये भी नहीं होगा। भारत भारती, ये भी मथुसूदन गुप्त की है, और मथुसूदन गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं, तो यह भी नहीं होगा। तो जो हमारी कामायनी छायावाद युग की है, ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध है? तो आपको पता है कि अष्टछाप के जो कवि थे वे कौन थे? कितने कवि थे उसमें? 8 कवि थे। सूरदास, कुमुदास, इस तरह 8 कृष्ण थे, और जो 8 थे वो 8 कृष्ण जी के भक्त थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है। ये आपके 10 अंश के यहाँ से पक्के होते हैं। अब आ जाता है यहाँ से आपका गद्यांश पद्यांश वाला प्रश्न, जिसकी आपको संदर्भ और व्याख्या लिखनी होती है। इसमें आपको 2 गद्यांश से दिए जाते हैं, जिसमें आपको अथवा करके इस तरह दिए जाते हैं। उनमें से आपको एक लिखना होता है, और फिर आपको 2 पद्यांश के दिए जाते हैं, उसमें भी आपको 2 इस तरह अथवा करके दिए जाते हैं, जिसमें से आप जो जानते हैं उसे आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले गद्यांश को, उसके बाद हम देखेंगे पद्यांश को। यहाँ पर गद्यांश क्या दिया गया है कि सबसे पहला गद्यांश दिया गया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इससे क्वेश्चन जो बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका गद्यांश का संदर्भ लिखना है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन है, जैसे कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई है, उसी के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कैसे लिखेंगे अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। उसके पहले देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि लाखों करोड़ों वर्ष की अनेक प्रकार की धातुओं को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ये रहा, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या देगा कि भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा कि यहाँ पर कि भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। अब चलिए हम इसका संदर्भ और व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, उसके बाद में जिस पाठ से लिया गया है गद्यांश उसका हम नाम लिखेंगे, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है या फिर नामक शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद लिखेंगे कि इसके लेखक, और फिर उसके लेखक का नाम लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है या शीर्षक से लिया गया है, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वरना आप थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र को स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, जो वहाँ पर दी गई थी कि धरती माँ की कोख में अमूल्य निधियां भरी गई है, उसका हमें व्याख्या लिखना, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने से धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है, ठीक है। वसुंधरा क्यों कहा जाता है आपको पता चला कि अनेक प्रकार की मूल्यवान रत्नों को धारण करने के कारण इस धरती को क्या कहा जाता है? वसुंधरा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों में जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। तो ये हो गई इसकी व्याख्या, ठीक है। अब इसके साथ कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद दूसरा पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो हमने इसके संदर्भ सहित पूरी व्याख्या भी देख ली और इससे जुड़े क्वेश्चन भी हमने देख लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में अब हम देख लेते हैं पद्यांश। पद्यांश क्या दिया गया है? पद्यांश में भी आपको 2 प्रश्न मिलते हैं इस तरह से, जिसमें से आपको अथवा करके मिलता है। आप कोई भी जो जानते हैं उससे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्या दिया गया है पद्यांश? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन शपथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहीं सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। ठीक है, तो इसकी आपको पद्यांश का संदर्भ और व्याख्या सहित व्याख्या के साथ लिखना है। उसके बाद में आपको अथवा में करके यहाँ पर एक और दिया गया है। कौन सा दिया गया है? कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने न देना विकृत वसना, ना तू सुंदरी को जो थोड़ा सा भी शर्मिक वाह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ अमल, मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं। ये थोड़ा आसान लग रहा है ऊपर वाले से, तो हम ये वाला, हमें कोई एक ही तो करना है हमें, तो हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसका हमें संदर्भ और व्याख्या लिखनी है। उसके बाद और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, और ओठों की ओ कमल मुख में अलंकार बताइए, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। लिखेंगे संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश फिर के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है और शीर्षक है पवन दूतिका। ठीक है, इतना हमें लिख देना होगा। 2 ही चीज लिखना होता है कि किस लेसन से लिया गया है और इसके कवि का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कवि का नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है और शीर्षक जो है, जो पाठ जो है वो है पवन दूतिका। ठीक है, अब इससे जुड़े जो क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। क्या था कि राधा पवन दूतिका से कह रही है, क्या कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। ठीक है, उसके बाद में जो अगले क्वेश्चन की आंसर क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक और राधा की विरह का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। ठीक है, ये हो गया दूसरे प्रश्न की व्याख्या। अब हम इसका देख लेते हैं, इसमें कौन सा अलंकार कौन सा है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार कौन सा है, तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है, मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। उसके बाद में हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखेंगे कि राधा पवन को समझाती है, पवन मतलब है वायु। ठीक है, यहाँ पर पवन मतलब क्या होता है, वायु, कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को अनावृत मत कर देना। ठीक है, ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना क्षम्य है। ठीक है, मतलब कि क्षमा के योग्य नहीं है। थकी हुई हो तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना और उनके होंठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को दूर मिटा देना। ठीक है, ये हो गई इसकी व्याख्या। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है इसका, और इसका आंसर, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि राधा पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू अब कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को अनावृत मत करना, ये समझाती है। ठीक है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पद्यांश के सभी पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और उससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ से हमने गद्यांश और पद्यांश के सभी संदर्भ और उसकी व्याख्या को देख लिया है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा साहित्यिक परिचय। हमें कवियों का साहित्यिक परिचय लिखना होता है और लेखकों का। सबसे पहले आपके गद्य वाले लेखक के आएंगे, जिसमें आपको 3 जीवन परिचय दिए जाएंगे और इन तीनों में से आपको कोई एक छांट कर लिखना होगा। आप कोई भी एक छांट कर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद में आपको पद से भी दिए जाएंगे यहाँ पर कवियों के जीवन परिचय, और यहाँ से भी आपको सिर्फ कोई एक ही लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको गद्यांश में से आपको हम यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का करवा देते हैं। ठीक है, और पद्यांश में से आपको कौन सा करवा दें, पद्यांश में से आपको हम
मैथिली शरण गुप्त जी का करवा देते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं इन दोनों को साहित्यिक परिचय। तो चलिए फ्रेंड्स फिर देख लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का हम साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे। साहित्यिक परिचय में हमें लिखना होता है इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय और साथ में इनका साहित्य में योगदान क्या है। ठीक है, ये चीजें लिखनी होती है साहित्यिक परिचय में हमें। तो सबसे पहले हम इनका लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, उसके बाद हम लिखेंगे इनका साहित्य में योगदान क्या है। संक्षिप्त परिचय में हम क्या लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय में इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा शैली और भाषा और प्रमुख रचनाएं, ये सारी चीजें लिखना होता है। तो आइए देख लेते हैं एक एक को एकदम आसानी से। क्या लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 24 जुलाई 1967 ईस्वी को। ठीक है, इनके पिता का नाम था विष्णु अग्रवाल और माता का नाम था श्रीमती सीता देवी अग्रवाल। ठीक है, जो कि ये इनके माता पिता जो थे वो शुरू से लखनऊ में ही रहते थे। तो इन्होंने जो अपनी शिक्षा थी लखनऊ से ही पूरी की। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए तक की पढ़ाई की। उसके बाद में इन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली, जिसे पीएचडी, डीएलटी, ये सारी उपाधियां इनको मिली। ठीक है, और इनकी अगर भाषा की बात करें तो परमार्जित खड़ी बोली ये इनकी भाषा थी। परमार्जित खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं इनके हो जाते हैं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि और वागधारा। ठीक है, ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट इनका साहित्य में क्या योगदान था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और उसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास इसके ज्ञाता थे वासुदेव शरण अग्रवाल। और ज्ञाता होने के कारण इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। ठीक है, ये इनके भारतीय संस्कृति के प्रति इतना प्रेम था इन्हें कि जो अपने निबंधों में हमेशा भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता को ही दिखाते थे। और इनके जो निबंध होते थे वैज्ञानिक और अनुसंधानात्मक होते थे। ठीक है, अतः फिर लिखेंगे अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक, जैसा कि हमने बताया, निबंधों की रचना की थी भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्रकृति के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। यानी बहुत से ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया, केवल निबंध ही नहीं लिखा, बहुत से ग्रंथों का संपादन किया और पुरातत्व के भी ज्ञाता थे ये। ठीक है, फिर लिखेंगे भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। ठीक है, इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। ठीक है, इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपने निबंधों में उत्कृष्टता प्रदान की है, उनका उदात्त रूप व्यक्त किया है। फिर लिखेंगे इनके कथन प्रामाणिक हैं और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपने मौलिकता, विचारता और विद्वता के लिए हमेशा चिरस्मरणीय रहेंगे। यहाँ पर अपन लिख दिया है, इसको सही कर लीजिए, अपने लिख लीजिएगा। अपने मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए हमेशा चिरस्मरणीय रहेंगे, यानी हमेशा याद किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ठीक है, जिसको हमने आसानी से बता दिया सब कुछ। तो चलिए फिर देख लेते हैं साहित्यिक परिचय वही मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में हम लिखेंगे इनका जन्म, जन्म स्थान। ठीक है, तो लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1986 ईस्वी को झांसी के चिरगांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, भारत भारती सबसे ज्यादा फेमस रचना भारत भारती। इनकी जो प्रथम रचना थी वो थी रंग में भंग, लेकिन से फेमस हुई वो रचना थी भारत भारती। ठीक है, उसके बाद में साकेत इनका महाकाव्य, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथवध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनघ, ये सारी इनकी रचनाएं थी, महत्वपूर्ण रचनाएं। और शिक्षा जो थी इन्हें स्वाध्याय से इन्होंने घर पर ही पूरी की अपनी शिक्षा। ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे कि इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुई। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब हम इनका जीवन परिचय थोड़ा सा लिख देंगे, थोड़ा सा इनका जीवन परिचय लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था 1886 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। और इनका जो मृत्यु थी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई, इनका देहावसान हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कि इनका साहित्यिक परिचय, इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया, साहित्य में इनका क्या क्या योगदान रहा। क्या लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे
इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि में भी प्राप्त है। ठीक है, एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है या उत्पन्न हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की, जैसा कि हमने अभी भी बताया कि राष्ट्र कवि की उपाधि से भी इन्हें विभूषित किया गया है। उसके बाद में लिखेंगे कि जो गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से छपने वाली बेसोपारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी, लेकिन जब आचार्य द्विवेदी के संपर्क में आए तो उसके बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी, प्रकाशित होने लगी। इनकी जो प्रथम रचना थी, प्रथम पुस्तक जैसे कि हमने बताया रंग में भंग थी, 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन इनको ख्याति जो इनको फेमस किया जिस पुस्तक ने, जिस रचना ने, भारत भारती ने। ठीक है, भारत भारती के बाद ही इन्हें प्रसिद्धि मिलनी प्रारंभ हुई। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कि इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात किया। भारत भारती की वजह से इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई। और गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग के हैं। एमसीक्यू में पूछा जाता है तो याद रखिए कि द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी कृतियां क्या हैं? इनकी कृतियां हमने आपको पहले ही बता दिया, साकेत, यशोधरा और अन्य हमने पुस्तकें आपको बताई, जयद्रथ, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनक, पंचवटी, द्वापर, नहुस, पृथ्वी पुत्र तथा प्रतिदीक्षा आदि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों लेखकों और कवियों के साहित्यिक परिचय को बता दिया है। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमारा साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हमारे 5 और 5 यानी 5 लेखक के साहित्यिक परिचय के अंक मिलते हैं हमें और 5 कवियों के साहित्यिक परिचय के, जो हमारे पक्के हो चुके हैं। उसके बाद प्रश्न छा में क्या आ जाता है? उसके बाद हमें प्रश्न छा में पूछा जाता है कहानियों का सारांश लिखने को। कहानियों का सारांश इसमें क्या पूछा गया है? बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, हमने अगर कहानियों को अगर आप तैयार करना है तो मैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट कहानियां बता देता हूं कि जो 3 दिए गए हैं वही आप 3 तैयार कर लीजिए, बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव यात्रा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा कट गया है पीडीएफ। ठीक है, तो ये 3 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। ये पूरे 5 अंकों में आता है। उसके बाद में इसको आपको 80 शब्द में लिखना होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, सिर्फ 80 शब्द में ही लिखना होता है, एक छोटा सा। ठीक है, सारांश पूछा जाता है या फिर उद्देश्य पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। आप बताइए इनमें से हम कौन सा करवा दें? ठीक है, कौन सा करवा दें? बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की सारांश? तो चलिए यहाँ पर हम पंचलाइट कहानी का उद्देश्य दिखा देते हैं आपको। ठीक है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है। ठीक है, अगर आप इसका सारांश या अगर आप कोई भी कहानी तैयार कर रहे हो और तो उसके लिए बताना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सारी कहानियों और उसका सारांश एवं उद्देश्य एक क्लास में करेंगे। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट में मैराथन लिखकर जरूर जाना। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसका सारांश बता देता हूँ शॉर्ट में। ये जो कहानी है बिहार के एक आंचलिक प्रदेश की कहानी है, जिसमें क्या होता है, जो गांव होता है वो कई टोलियों में बटा होता है, जिसमें से एक महतो टोली होती है जो कुछ रुपए बचाकर पंचलेट लाती है। लेकिन पंचलेट जलाना उस टोली में से किसी को नहीं आता, सिर्फ एक व्यक्ति को आता है जिस पर प्रतिबंध लगा होता है। प्रतिबंध इसलिए लगा होता है क्योंकि वह गाँव की एक लड़की जो होती है मुनरी, उसको देखता है तो गाना गाता है, सलम सलम सलीमा वाला गाना गाता है और उससे बहुत प्यार करता है और उसके घर के चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए उस पर पंचायत के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फिर उसी को बुलाया जाता है, क्योंकि अगर दूसरे गांव से बुलाएंगे तो अपमान महसूस होगा, दूसरी टोली के लोग आएंगे जलाने, तो इसीलिए वो आवश्यकता पड़ने पर उसी को बुला लेता है। तो जो हमारे कहानीकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, वो वही दिखाना चाहते हैं कि कैसे आवश्यकता पड़ने पर बड़ी से बड़ी बुराइयां जो होती हैं, बड़ी से बड़े निषेध जो होते हैं वो अनावश्यक सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है इसका मुख्य उद्देश्य, तो यही है। और बाकी फणीश्वरनाथ रेणु ने इसके साथ ही गांव के विकास की ओर भी ध्यान दिया है, इसमें गांव के विकास को भी प्रेरणा दी है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ठीक है, ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय, उन्होंने गांव में ही पले बढ़े, गांव में ही उनका बचपन बीता। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार हैं, यानी उनकी कथाओं की शोभा बढ़ाते हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। ये पंचलाइट कहानी वो बिहार के ही एक छोटे से परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है, यानी एक रियल इमेज खींचे है, यानी एक असली प्रतिबिंब दिखा है समाज का। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कि आवश्यकता किस प्रकार
बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसके उद्देश्य में कि इसका उद्देश्य क्या है कि आवश्यकता कहानीकार दिखाना चाहते हैं कि किस तरह आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यानी बड़े से बड़े बुराइयों को अनावश्यक सिद्ध कर देती है आवश्यकता। ठीक है, फिर लिखेंगे इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। सेंट्रल आइडिया। ठीक है, केंद्रीय भाव मतलब सेंट्रल आइडिया के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। अब यहाँ लिखेंगे कि गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया कि आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, बड़ी से बड़ी बुराइयाँ जो होती हैं अनावश्यक सिद्ध कर देती है आवश्यकता। तो जब गोधन पेट्रोमैक्स जला देता है तो उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं और उससे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। अब उसको बोल दिया जाता है कि जाओ भाई जितना गाना गाना है गा लो, अब तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बट जाते हैं। वे आपस में ईर्षा द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। जैसे कि हमने बताया है शुरू में कि जो गांव होता है कई टोलियों में बटा रहता है जाति के आधार पर। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई है। ठीक है, यानी रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है, यानी कि गांव के विकास की प्रेरणा भी दी है। ठीक है, तो ये था कहानी का उद्देश्य जो हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर आप इतने ही शब्दों में लिखना है, ठीक है, जितना लिखना है मैंने आपको यहाँ पर उतना ही बताया है, ना तो इससे कम लिखना है ना तो इससे ज़्यादा लिखना। ठीक है, तो इतना ही अगर आप लिख देते हैं तो इतना लिखने से सिर्फ इतना ही लिखने से आपको 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, कोई कुछ ज़्यादा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बीच में आ रहा होगा तो 2 बार ले लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 7 कि अपने खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होता है खंड काव्य, ये आपके जिले के अनुसार बटा रहता है कि आप किस जिले से 7 सेट छपते हैं, जिसमें से लगभग एक सेट में 12 से 13 जिले आ जाते हैं। तो आप अपने जिले के अनुसार देख सकते हैं। जैसे कि मैं गोंडा से हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो लिखना होगा वो हम यहाँ पर त्यागपथी लिखेंगे। त्यागपथी क्यों? त्यागपथी को हमें लिखना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपके ज़िले में कौन-सा खंड का पढ़ना है आपको, तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं स्कूल के, ठीक है? तो आप इसे अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा और नहीं तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा और आपको आपके खंड का आपको पूरा कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है? अब यहाँ से आ जाता है आपका संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में आपको टोटल 14 नंबर मिलने हैं, ठीक है? 7 नंबर आपको मिलेंगे संस्कृत गद्यांश के और 7 नंबर मिलेंगे आपको संस्कृत के पद्यांश के। जब आप 7 नंबर किससे मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे आपको जब संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखोगे पद्यांश का, और 5 नंबर बाकी मिलेंगे उसका अनुवाद का। संस्कृत और गद्यांश और पद्यांश के अनुवाद का आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो टोटल हो जाएँगे आपके 7 नंबर, ठीक है? तो ये रहने वाली है मार्किंग स्कीम। इसी तरह आपको नंबर मिलने वाले हैं और यहाँ पर भी जो आपको गद्यांश पद्यांश की तरह संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश में भी आपको 2-2 दिए जाएँगे। इस तरह हाथों में करके 2 दिया जाएगा। आप जो जानते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी हो, वो आप अच्छे से करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 दिया गया है, इसमें से हमें कोई एक ही लिखना है। तो चलिए हम यही वाला पहला वाला ही देख लेते हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पटु जनसेवका आसीत् और एक सच्चे जनसेवक थे। यत्र कुत्रप अयं जनानां दुखितां पीड्यमानश्च पश्यत् तत्रैव स पत्रकाराश्चित् परमस्य सर्वोच्च गुणा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविद सहाम्यश्च अकरोत् प्राणिसेव अश्व स्वभाव आसीत्। ठीक है, इसका मतलब कि जो महामना थे, विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, जनसेवक थे, एक सच्चे जनसेवक थे, जहाँ कहीं भी लोगों को दुख को देखते थे वहाँ चल पड़ते थे, और एक चतुर पत्रकार थे। लेकिन उनका जो सर्वोच्च गुण था वो क्या था? सभी प्रकार से लोगों की सहायता करना, ठीक है? और प्राणी सेवा इनका स्वभाव था। अब यहाँ से आपको 2 संस्कृत पद्यांश दिए जाएँगे, इसमें से करना आपको एक ही है, ठीक है? तो यहाँ पर हम आपको दूसरा वाला करवा दे रहे हैं, ये वाला, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आसान है थोड़ा, तो इसीलिए हम इसको ही करवा देते हैं। तो क्या है? परोक्षे कार्य हंतारम, मतलब पीछे से कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और सामने से मधुर बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले, वर्जेत त्याग देना चाहिए। एतादृश मित्र, इस तरह के मित्र को विष कुंभम पयोमुजम,
विष लगे हुए, विष से भरे हुए और मुख पर दूध लगे हुए घड़े के समान। यानी इस तरह के मित्र को उसी तरह त्याग देना चाहिए। यानी इस तरह के मित्र उसी तरह होते हैं जैसे कि कोई घड़ा हो और जिसमें विष भरा हो लेकिन उसके मुख पर दूध लगा हो। उसी तरह इस तरह के दोस्त होते हैं जो पीछे से कार बिगाड़ने वाले होते हैं और सामने से प्रिय बोलने वाले होते हैं। ठीक है? अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ से व्याकरण के अब टॉपिक आ जाते हैं। व्याकरण में आपको क्या आ जाता है? व्याकरण में आपका टॉपिक आ जाता है सबसे पहला कि निम्नलिखित मुहावरे में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कोई आपको मुहावरा लिखना है इनमें से। यहाँ पर आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। तलवार की धार पे चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना और नमक मिर्च लगाना। दाल में काला होना का मतलब होता है शंका रहित सॉरी 1 मिनट। दाल में काला का मतलब होता है शंका रहित, वैसे लिख नहीं जाएगा, लेकिन हम बोलकर बता रहे हैं शंका करना या शंका होना, ठीक है? और नमक मिर्च लगाना का मतलब है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है? जब इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि जो हमारे पुराने दादाजी हैं वो बात को नमक मिर्च लगाकर करते थे, वो किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर करते हैं, ठीक है? इस तरह से कहेंगे कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका अपठित गद्यांश। अब मैं आपको इसको ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसे आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिया गया है, बहुत बड़ा नहीं है, आपको इसमें भी अथवा करके दिया गया है, आपको एक ही करना है, ठीक है? अब यहाँ से जो आपका अगला टॉपिक आ जाता है शब्द युग्म। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है वसन व्यसन और इसका आपका सही अर्थ का जोड़ा बताना है। क्या वसन मतलब विवश और व्यसन मतलब व्याकुल होगा? क्या वसन मतलब विवश और व्यसन मतलब व्याकुल होगा? और क्या व्यसन वसन मतलब भोजन, वसन मतलब कवच और व्यसन मतलब भोजन होगा? या फिर वसन मतलब वस्त्र और व्यसन मतलब आदत होगा? ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है वसन मतलब होता है वस्त्र, तो व्यसन मतलब आदत, ठीक है? ये तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन इसमें भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वही क्वेश्चन है कि आपको इसका सही अर्थ का जोड़ा बताना है कि अम्बुज का अर्थ क्या होगा और अम्बुद का अर्थ क्या होगा? अम्बुज का अर्थ क्या होगा और अम्बुद का अर्थ क्या होगा? ठीक है? तो अगर अम्बु मतलब होता है पानी, ठीक है? और पानी के पर्यायवाची में अगर जा जुड़ा हो, तो जा मतलब होता है पानी से जन्म लेने वाला, ठीक है? तो पानी में जन्म जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? क्या समुद्र होगा, कमल होगा, जल होगा या बादल? तो पानी में जन्म लेने वाला कमल हो जाएगा, ठीक? और उसके बाद में अम्बुद, अगर पानी के पर्यायवाची में दा लग जाए, ठीक है? तो हो जाएगा बादल के पर्यायवाची। तो यहाँ से तीसरा आंसर है, ये सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? कमल और बादल, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अम्बुज मतलब कमल और अम्बुद मतलब बादल, ठीक है? अब यहाँ पर आपको दिया गया है कोई कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। आपको किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर अंबर का 2 अर्थ क्या होगा या फिर फट का, आपको 4 दिए गए हैं, इसमें से 2 ही लिखना है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम आपको कौन-सा बता दें? यहाँ पर हम आपको अंबर का बता देते हैं। अंबर का जो इसका होगा, अंबर का होगा, अंबर का एक मतलब होता है वस्त्र, अंबर का एक मतलब होता है वस्त्र और अंबर का एक मतलब होता है आकाश, ठीक? ये होता है 2 अर्थ, ठीक है? और यहाँ पर एक और बता दें विधि, विधि का अर्थ क्या होगा? विधि का अर्थ हो जाएगा एक, विधि एक होता है तरीका, किस विधि से कोई कार्य किया जा रहा है, तरीका, कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका। और जो दूसरा विधि हो जाएगा विधि, विधि के लेख यानी विधाता, वो ईश्वर यानी, ठीक है? ये हो जाएगा आपका, ठीक है? लिख लीजिए, राइटिंग अच्छे से नहीं बन पा रही है इसमें, ठीक है? तो इस तरह आप लिख लीजिएगा। अब इसमें एक और टॉपिक आ जाता है, अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। यानी आपको एक पूरा वाक्य दिया जाएगा और उसका अर्थ जो होगा एक वर्ड में लिखना होगा, एक शब्द में लिखना होगा, ठीक है? जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? आँखों के सामने हो, उसे क्या कहेंगे? क्या प्रत्येक आँख कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आँख के आगे ये भी नहीं होगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? जो नेत्र के आगे हो, उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, ठीक है? उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखना वाला होता है क्यूरियस और क्यूरियस की हिंदी होती है जिज्ञासु। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? इसमें आपको अशुद्ध अशुद्ध वाक्य दिया जाता है जिसमें आपको दो को आपको 2 वाक्य को राइट बनाना है
और ये सारे यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं और इनको आपको सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाक्य क्या दिया गया है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ पर तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ पर लिखे ना, ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या लिखेंगे, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अनेकों का अनेकों एक खुद में बहुवचन है, इसीलिए अनेकों ना होकर के सिर्फ होगा अनेक, ठीक है। और तीसरा जो है, इस सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो गलत लिखा हुआ, कवयित्री लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। एक मिनट, इस तरह कवयित्री इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। भाग ली है होगा, ठीक है। और फिर क्या लिखा है अगला, कृपया अनुमोदन की कृपा करें। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो यहाँ पर जो है कृपा 2 बार आया है। एक बार कृपा कर चुके हैं, उसके बाद फिर वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही कृपा होगा। या तो हम लिखेंगे कृपया अनुमोदन करें, या तो आप लिखेंगे कि अनुमोदन करने की कृपा करें। तो यहाँ पर ये कृपा नहीं रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर कट जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कृपा नहीं रहेगा और इसमें अनेकों सिर्फ अनेक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रस छंद अलंकार, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रस छंद अलंकार आ जाता है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको 2 रस और 2 छंद और 2 अलंकार दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह जिसमें से आपको एक कोई लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने आप एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने सभी रस छंद अलंकार पूरा महामैराथन किया था, जिसमें और सारे रस छंद अलंकार को कवर किया था। तो ये वाली वीडियो है वो, और जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से उसे देख सकते हैं, वरना आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पत्र लेखन, ये 6 अंकों में आता है। और यहाँ पर आपको 2 दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक ही लिखना होता है। तो हमने पत्र लेखन पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिनमें हमने हमने सारे पत्र लेखन को कवर किया है एक वीडियो में सिर्फ, ठीक है। तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने। अब इसके बाद आ जाता है आपका निबंध लेखन। इसके आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं, 2 नंबर रूपरेखा के मिलेंगे आपको और 7 नंबर आपको निबंध लिखने के मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन से निबंध हैं। यहाँ पर आपको दिए गए हैं बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण, विद्यार्थियों, राजनीति और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टॉप 5 निबंध बता देता हूँ। बेरोजगारी, आतंकवाद, और आएगा आपका पर्यावरण प्रदूषण आ जाएगा सबसे टॉप, फिर सबसे टॉप पर। और उसके बाद आ जाएगा आपका विज्ञान के चमत्कार, यानी विज्ञान का वरदान और अभिशाप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टॉप निबंध जो हमने आपको बता दिया, और इन पांचों को हमने एक वीडियो में कवर किया है। हमने एक महामैराथन किया था, जिसमें हमने ये वाली महामैराथन, ये वाली वीडियो है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने सारे निबंधों को एक ही क्लास में खत्म किया था, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपके पेपर में आने वाले पूरे करवा दिए, पूरे क्वेश्चन पूरा सोल्व करवा दिया है, पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पेपर में नहीं आएगा तो वीडियो को लाइक मत करना, एग्जाम देने के बाद आना, उसके बाद लाइक करके जाना, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि अगली क्लास में हम फिजिक्स और फिर उसके बाद में इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कराने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।